हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी पूछता एग्जामिनर तो इन्हीं में से जो है घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जो है प्रीवियस ईयर पेपर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम उसी का क्लियर होता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाता है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो है हमारा जीओए क्लर्क का जो है कोर्स लॉन्च होने वाला है। 1 जून से जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी और रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप भी जो है यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हैं तो 8847454120 पे 454120 पे जो है आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे कोर्स का जो है क्या प्रोसीजर रहने वाला है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा मैंने इस पे वीडियो भी बना रखा है, जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी चेकआउट कर लें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 129 क्वेश्चन से। द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ अडोप्टेड फ्रॉम। तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का, वो हमने किस से लिया है, किस कंट्री से लिया है। तो देखिए जो जो कंट्री से हमने चीज़ें ली हैं इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये टॉपिक तो जो है आपको तैयार करके जाना है। देखिए एग्ज़ाम कैसे निकलता है, अंधाधुंध पढ़ाई करके नहीं निकलता। वो निकलता है, आप प्रीवियस ईयर पेपर पहले देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक में से जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उन टॉपिक्स को तो आप लोगों ने जो है अच्छे से पढ़ लेना है, उसको पैट कर लेना है, तब जाके जो है बाकी टॉपिक्स को आप कवर करिए। तो जैसे कि ये जो टॉपिक है इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे इस टॉपिक को आपको हमेशा करना है। तो यहाँ पे इम्पीचमेंट की बात की जाएगी तो हमने ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया है। अब बात करें यूएसए की तो यूएसए से हमने और क्या चीज़ें ली हैं। फंडामेंटल राइट्स की जब बात आएगी वो भी हमने कहाँ से लिए हैं, यूएस से लिए हैं। जो इंडिपेंडेंट हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी सिस्टम है, वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो हमने यूएस से लिया है। वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो हमने किससे लिया है, वो हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू है दोस्तों, वो भी हमने कहाँ से लिया है, वो भी हमने यूएसए से ली हैं। तो ये 4-5 चीज़ें जो हैं ये एग्जामिनर बार बार पूछता है और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। हर एक वीडियो जो है मैं प्रीवियस ईयर पे जो बनाता हूँ उसमें डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो है पूरा क्वेश्चन से जो है आपको टॉपिक क्लियर हो। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन में यूके भी है। अब हम यूके से क्या क्या चीज़ें ली हैं, यूके से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, राइट। इसके अलावा हमने रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ भी पूछा जाता है। तो रूल ऑफ लॉ हमने किससे लिया है, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। उससे इम्पॉर्टेंट सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप जो है हमने किससे ली है, वो भी हमने ब्रिटेन से ली है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो होता है वो भी हमने यहाँ से लिया है। कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, जो कैबिनेट सिस्टम होता है, मंत्री जो बनते हैं आपके, वो ये प्रोसीजर जो है ये भी हमने यूके से लिया है। इसके अलावा रिट का पूछा जाता है, रिट कहाँ से ली है, रिट भी हमने यूके से लिया है। इसके अलावा बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने जो है यूके से लिया है। बाईकैमरलिज्म मीन यहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। ठीक उसी तरह जो है यहाँ पे यूके में भी जो है 2 हाउसेस हैं, राइट। तो ये जो है हमने कॉन्सेप्ट यूके से लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूएसएसआर है, मीन्स आज के समय में हम इसको बोलते हैं रशिया। पहले ये सोवियत संघ था, अब रशिया जो है ये है। और यूएसएसआर से हमने क्या लिया है, सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़, वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने जो है रशिया से ली हैं, यानी कि यूएसएसआर से लिया है। इसके अलावा 3 प्रकार की जो जस्टिस होती है, कौन कौन सी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। 3 टाइप की जो ये जस्टिस है ये हमने कहाँ से ली है, ये भी हमने यूएसएसआर से लिया है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने यूएसएसआर से ली हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिया है, किसका, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का जो है कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, वो हमने फ्रांस से लिया है दोस्तों। ओके, सो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा देखिए आयरलैंड का पूछा जाएगा कि हमने आयरलैंड से क्या लिया है। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिए हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया का पूछा जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने ट्रेड और जो कमर्स है उसको फ्रीली जो है यहाँ पे वो करने की जो है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कमर्स का जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा देखिए कॉन्करेंट लिस्ट जो होती है, कॉन्करेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट भी हमने
ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, जिसमें स्टेट सब्जेक्ट भी आते हैं और जो सेंटर के सब्जेक्ट भी आते हैं, वो हम बोलते हैं उसको कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये भी हमने वहाँ से लिया है। इसके अलावा देखिए ऑस्ट्रेलिया से हमने जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट, जो आपकी जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, वो भी कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो ये जो कंट्री से हमने जो जो चीज़ें ली हैं, इनका जो है आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट यूएसए और यूके, क्योंकि इन दोनों कंट्री में से जो है सबसे ज़्यादा हमने चीज़ें ली हैं। ओके, तो ये देख लीजिए। आगे चलते हैं 130 पे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स, तो भारत के संविधान में कितने पार्ट हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ योर 22। ओके, सो यहाँ पे देखिए ये तो हो गए पार्ट्स आपके। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि शेड्यूल्स कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए ओरिजिनली बात की जाए, सबसे पहले जो है हमारे पास 8 शेड्यूल थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था और 22 पार्ट थे उसमें। आज के समय में अगर हम बात करें शेड्यूल की, तो ये 8 से बढ़कर 12 हो चुके हैं। ओके, 8 से बढ़कर 12 हो चुके हैं, यानी कि अभी जो है शेड्यूल हमारे वो है 12। तो ये शेड्यूल कैसे ऐड हुए, 8 तो हमारे ओरिजिनली थे, फिर 9th शेड्यूल कब ऐड हुआ था, ये ऐड हुआ आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। तो ये अमेंडमेंट्स के थ्रू जो जब हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। 10th शेड्यूल कब ऐड हुआ, ये आपका 52nd अमेंडमेंट जब आया, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो जो है यहाँ पे 10th शेड्यूल में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। देन आपका 11th शेड्यूल कब आया, ये आया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जब पंचायती राज सिस्टम को इंक्लूड किया गया था। देन आपका फाइनली जो है 12th शेड्यूल कब ऐड हुआ, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में, जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, जिसमें आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपका 12th शेड्यूल में आता है। ओके, सो ये शेड्यूल जो हैं इनको आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। सो ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने पार्ट्स की बात की थी, तो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखने हैं। जैसे पार्ट 1 में क्या आता है आपका, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज आता है आर्टिकल 1 से 4 के बीच में। फिर पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से 11 के बीच में जो है आपके सिटीजनशिप आती है। फिर आता है आपके फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 3 के अंडर, और इसके आर्टिकल कितने से कितने तक हैं, आपके 12 से लेके 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। देन पार्ट 4 में आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आता है, 36 से 51 जो है आपके जो आर्टिकल हैं वो इसके अंडर आते हैं। फिर आता है आपका 4A में आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब ऐड की गई थी, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 51A आर्टिकल के अंदर आता है। तो इस तरह से जो पार्ट हैं, पार्ट्स पे भी नज़र मारिए, और कौन कौन से शेड्यूल हैं उन पे भी आपको नज़र मार के आना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों में से, ठीक है। तो ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं 131 पे। सिक्किम वाज ग्रांटेड स्टेटहुड। देखिए सिक्किम को जो है स्टेटहुड कब मिला था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये स्टेटहुड मिला इनको 1975 के अंदर। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो सिक्किम जो था ना, वो आपका इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था। इंडिपेंडेंट कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो है चोग्याल डायनेस्टी वहाँ पे रहती थी पहले। ये आपको याद रखना है, चोग्याल कहाँ पे रहते थे, सिक्किम में, चोग्याल डायनेस्टी। उसके बाद देखिए एसोसिएट स्टेट बनाया गया इसको कब, 1974 को, जब आपका 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है 1974 में, इसको एसोसिएट स्टेट बनाया गया भारत का। देन 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है कब, 1975 में, उसके द्वारा जो है इसको स्टेटहुड स्टेट बनाया गया भारत का। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये डेट नहीं पूछा जाता है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन सा था ये पूछ लिया जाएगा। दोस्तों ये बात आपको याद रखना कि 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको भारत का स्टेट बनाया गया था। पहले ये एसोसिएट स्टेट बनाया गया, फिर बाद में इसको पूर्ण रूप से भारत का एक स्टेट बनाया गया था। अब बात करेंगे 132 क्वेश्चन की। राइट टू प्राइवेसी जो है ये भारतीय संविधान में या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो राइट टू प्राइवेसी किसका पार्ट है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। अब देखिए आर्टिकल 21 की जब मैं बात करूं तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में। क्या, राइट टू लाइफ और किसकी बात करता है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अब जो ये जो चीज़ें हैं, राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, राइट टू प्राइवेसी भी इसके अंदर ही आता है। तो ये तीन बातें आपको याद रखना है, राइट टू लाइफ, राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड योर प्राइवेसी, ये जो है आपके आर्टिकल 21 के अंडर आते हैं। ओके, आर्टिकल 19 यहाँ पे दिया है। देखिए आर्टिकल 19 के अंडर जो है 6 आर्टिकल जो है आगे फर्दर
आते हैं। कौन कौन से? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आता है कि हमें बोलने का अधिकार है कहीं भी है ना, और असेंबली पीसफुली, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एक एसोसिएशन बना सकते हैं अपनी, कहीं भी भारत में मूव कर सकते हैं, कहीं भी हम घर बना सकते हैं, रह सकते हैं, कहीं भी हम जो है ट्रेड कर सकते हैं, और हमारी ऑक्यूपेशन क्या होनी चाहिए वो भी हम फ्रीली डिसाइड कर सकते हैं। तो ये 6 आर्टिकल जो है हमारे आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। आर्टिकल 20 की बात की जाए तो यहाँ पे प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी कि जब हम अरेस्ट हो जाते हैं किसी अपराध के दौरान, तो उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आपके आर्टिकल 20 के अंदर आती हैं, वो बताया गया है। आर्टिकल 21 हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 27 जो है राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, और राइट टू फ्रीडम के अंदर ये आर्टिकल 27 क्या बोलता है? फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना है, ये आप पे डिपेंड करता है अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। ओके, सो ये बात यहाँ पे 27 आर्टिकल के अंदर की गई है। आगे हम बढ़ेंगे, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय, किसके द्वारा जो है सस्पेंड किए जा सकते हैं? तो ये सस्पेंड किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, सो किसके द्वारा जो है हम इसको कर सकते हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, सो इससे पहले देखिए एक और बात, आर्टिकल यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी की बात की गई थी, है ना, राइट टू प्राइवेसी की बात की थी। यहाँ पे एक और आर्टिकल जो है आपका आता है, दैट इज़ योर राइट टू प्रॉपर्टी की, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करें। देखिए ओरिजिनली जो हमारे फंडामेंटल राइट्स थे वो थे 7, ठीक है, ओरिजिनली कितने थे हमारे पास? 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन बाद में कितने हुए? 6 हो गए थे जब हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। ओके, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1978 में आता है, और ये क्या करता है? राइट टू प्रॉपर्टी जो तो हमारा पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, क्या? राइट टू प्रॉपर्टी एक हमारा फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इसको बाद में क्या बना दिया गया? इसको लीगल राइट बना दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? वहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे वहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट और इस तरह के जो है फंडामेंटल राइट ऑप्शन में दिए जाएंगे, तो आपको आंसर देना है लीगल राइट है। तो ये आर्टिकल अब जो है आपका 300A के अंदर आता है, याद रखना इस बात को, राइट टू प्रॉपर्टी अब जो है हमारा लीगल राइट है, और ये आर्टिकल 300A के अंदर आता था। पहले जो है ये आर्टिकल 31 के अंदर आता था फंडामेंटल राइट के अंदर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सस्पेंड होने की। अभी हम बात कर रहे थे कि कौन सस्पेंड करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन देखिए प्रेसिडेंट खुद नहीं करता, प्रेसिडेंट को जो है रिकमेंडेशन दिया जाता है, किसके द्वारा? कैबिनेट के द्वारा, ठीक, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट सिस्टम होता है, कैबिनेट जो है रिकमेंडेशन देता है प्रेसिडेंट को, फिर बाद में प्रेसिडेंट जो है इसको सस्पेंड करते हैं। अब सस्पेंड की बात हो गई, लेकिन किस केस में सस्पेंड होंगे? ये सस्पेंड होते हैं एमरजेंसी जब लगती है भारत में, ठीक है, जब भारत में इमरजेंसी लगेगी, कौन सी? नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी जब लगेगी तब जाके जो है यहाँ पे इसको हम सस्पेंड कर सकते हैं। अब लेकिन देखिए 2 ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जो कि इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं हो सकते, यानी कि किसी भी सर्कमस्टांसिस में उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। कौन कौन से? आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ये 2 आर्टिकल हैं जो कि आप के सस्पेंड नहीं होते हैं, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, तो सस्पेंड जो किए जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट, वो आर्टिकल 359 में उनका जिक्र किया हुआ है, ठीक है, तो ये बातें भी आपको याद रखनी है आर्टिकल 359 के अंदर, राइट। देखिए जो आपकी फाइनेंशियल जो आपकी इमरजेंसी है वो अभी तक एक बार भी नहीं लगी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है, उसकी डेट, ईयर आपको बताना है कि कौन से ईयर में लगी, और स्टेट इमरजेंसी जो है ये तो खैर छोड़िए, काफ़ी जगह ये लगी है स्टेट इमरजेंसी, आपने बताना है कि नेशनल इमरजेंसी कब कब लगी है, ठीक है, और किसके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लगी है। 134 पर चलेंगे दोस्तों। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका ज्योग्राफी का सेशन है। नियरेस्ट प्लैनेट जो है सन के वो है आपका मरकरी, ठीक है, मरकरी जो है नियरेस्ट प्लैनेट है। अब यहाँ पे ऑप्शन में है वीनस। वीनस के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? देखिए वीनस से रिलेटेड जो आपको बातें याद रखनी है, दैट इज़ वीनस क्या है? अर्थ का ट्विन माना जाता है। क्या? अर्थ का ट्विन माना जाता है वीनस। ओके, इसके अलावा देखिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है,
क्या है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ये भी आपका वीनस है। इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी खास बात ये है दोस्तों कि ये जो है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि रोटेशन जो है वीनस की वो है क्या, क्लॉकवाइज। इसके अलावा और किस प्लैनेट की क्लॉकवाइज है, वो है आपका यूरेनस। यानी कि पूरे सोलर सिस्टम में जो आपका है 8 प्लैनेट, उनमें से जो आपका वीनस हो गया, दूसरा यूरेनस, ये ऐसे प्लैनेट है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, बाकी एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये 2 प्लैनेट ऐसे हैं जो कि आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, बाकी वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं, लेकिन ये आपको याद रखना है। ओके, सो ये बातें आपकी वीनस से रिलेटेड हो गई। बात करते हैं मार्स की। मार्स को हम क्या बोलते हैं, रेड प्लैनेट बोला जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए इसके 2 जो हैं मून है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जिनका नाम पूछा जाता है, दैट इज डाइमोस, एक है डाइमोस और दूसरा है फोबोस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डाइमोस और फोबोस जो है किसकी जो है सैटेलाइट्स हैं, राइट। तो ये मार्स की हैं। तो ये बातें आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ भी क्या है, आपका वीनस है, ठीक है। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ इज ऑल्सो वीनस। देन 135 पे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक रॉक। ऑर्गेनिक रॉक इनमें से कौन सी है, वो है आपकी कोल। कोल इज द ऑर्गेनिक रॉक। यहाँ पे ऑप्शन में मार्बल, ग्रेनाइट और स्लेट भी है। मार्बल किस टाइप की जो है रॉक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ग्रेनाइट किस टाइप की रॉक है, तो ये याद रखना है आपको, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक है, ये जीओटी के क्वेश्चन में भी पेपर में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, हमेशा यहाँ से रॉक में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऐसे टॉपिक है जो बार बार रिपीट होते हैं। अब बात करें स्लेट की। स्लेट जो है किस टाइप की है, ये आपकी मेटामॉर्फिक है, ये भी, ठीक है, ये भी मेटामॉर्फिक है। ओके, तो मार्बल मेटामॉर्फिक है, स्लेट भी मेटामॉर्फिक है, ग्रेनाइट जो है ये है आपकी इग्नियस रॉक्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट आइलैंड की। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, याद रखना, दैट इज़ योर ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है आपने बताना है कि किस कंट्री का पार्ट है ग्रीनलैंड। ओके, तो किस कंट्री का जो है उसके अंडर आता है ग्रीनलैंड, ये भी आपको बताना है। 137 पे चलेंगे, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं इक्वेटर वाले रीजन पे, ठीक है, जहाँ पे सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती हैं। इक्वेटर वाले रीजन पे एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। 138 पे चलेंगे, लार्जेस्ट इकोसिस्टम जो है हमारा वो है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जब बात की जाएगी तो इसका मतलब है पानी की बात की जा रही है। तो हमारे जो अर्थ है उसमें तो हमारा 70% जो एरिया है वो तो हमारा वाटर से ही भरा हुआ है। तो हाइड्रोस्फीयर जो हुआ हमारा लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। इसके अलावा लिथोस्फीयर जो है यहाँ पे बात की जा रही है लैंड की, ठीक है, लिथोस्फीयर मीन्स लैंड वाला एरिया। ओके, चलिए बात करते हैं 139 क्वेश्चन की। वर्ल्ड का मोस्ट ह्यूमिड कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज साउथ अमेरिका, यानी कि यहाँ जहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो है साउथ अमेरिका के अंदर। 140 पे चलेंगे, वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट। तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है कहाँ पे मिलते हैं, ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। नीलगिरी जो हिल्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड हैं, मेनली ये तमिलनाडु के अंदर हैं। ओके, मोस्ट जो पार्ट है इसका वो तमिलनाडु के अंडर आता है, लेकिन वैसे जो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तीनों को जो है ये कवर करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है इसका कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर है। ओके, तो वहाँ पे ऑप्शन में तमिलनाडु है, तो आपका आंसर तमिलनाडु होना चाहिए, राइट, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। लोकटक क्या है, लोकटक एक लेक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया था इस बार जीओए के एग्जामिनेशन में। ओके, 939 में आपका जो पेपर था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि लोकटक क्या है, एक लेक है। ओके, इसके अलावा देखिए लेक से रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट जो है साल्ट वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड, पहले वर्ल्ड की बात करेंगे, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक जो है वर्ल्ड की वो कौन सी है, तो याद रखना कैस्पियन सी है। क्या है, कैस्पियन सी है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन रिस्पेक्ट टू इंडिया, अगर भारत के जो है साथ इसको जो है कनेक्ट किया जाए कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक जो है इंडिया की कौन सी है, तो आपका आंसर होगा क्या, चिल्का लेक, ठीक है। साल्ट वाटर की बात कर रहा हूँ, इंडिया की चिल्का लेक है और वर्ल्ड की है कैस्पियन सी। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर लेक जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट कौन सी है, तो ये है लेक सुपीरियर, लेक
सुपीरियर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीट होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेक सुपीरियर जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अगर विद रिस्पेक्ट टू इंडिया पूछा जाएगा तो आंसर होगा वूलर लेक। फ्रेश वाटर लार्जेस्ट इंडिया की है वूलर लेक, कहाँ पे है, जे&के के अंदर। और जो चिलिका लेक है वो है उड़ीसा के अंदर, वो जो कि आपकी लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है भारत की। ओके, आगे बढ़ते हैं 142 पे। जो आपकी ज़ैद सीजन क्रॉप है इनमें से वो है आपका वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन जो है ज़ैद क्रॉप है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है, आपको याद रखना है खरीफ क्रॉप्स के बारे में, राबी क्रॉप्स के बारे में और ज़ैद, तीनों के बारे में याद रखना है कि इनके अंडर कौन कौन सी क्रॉप्स जो हैं आपकी इंक्लूड होती हैं। तो इस टॉपिक में से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं दोस्तों जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका सोलर सिस्टम है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। रॉक्स मोस्ट प्रोबेबली उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आपके जो सीज़न है इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये बातें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 143 पे। नागरहोल नेशनल पार्क जो है ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। ओके, मध्य प्रदेश के अंदर है। 144 पे चलेंगे, दैट इज़ बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल। तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल जो होता है ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, ये एंथ्रासाइट होता है। बेस्ट क्वालिटी का एंथ्रासाइट होगा। और अगर लीस्ट पूछा जाए, लीस्ट क्वालिटी, वो है आपका पीट। ठीक है, पीट जो होती है वो लीस्ट क्वालिटी का होता है, लेकिन बेस्ट क्वालिटी का जो होता है वो आपका एंथ्रासाइट होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे पॉलिटी प्लस हमारे जियोग्राफी के क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगला पार्ट इसका कवर करेंगे, जिसमें हम कुछ इकोनॉमी के और साइंस के टॉपिक जो है हम कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो हमारे नए स्टूडेंट हैं। और इसके अलावा देखिए डेली जो है आपको एक वीडियो मिलेगा इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और कोशिश करूँगा कि आपकी HP सीरीज़ भी जो है आपकी दर्पण सीरीज़ उसको भी मैं कंटिन्यू करूँ। फिलहाल जो है इन क्वेश्चंस को जो है आप अटैम्प्ट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।